नमस्कार। पिछली चर्चाओं में हमने ये देखा कि कैसे सिर्फ कैलोरी घटाने या ज्यादा कसरत करने से वजन कम करने की जो पुरानी सोच है वो अक्सर नाकाम रहती है। हाँ, बिल्कुल। वो कैलोरी इन कैलोरी आउट वाला मॉडल जो है वो असल में काफ़ी सरल है और पूरी कहानी नहीं बताता। सही। तो आज हम एक श्रोता के सुझाए स्रोत, खासकर डॉक्टर जेसन फंग की किताब द ओबेसिटी कोड के एक बहुत ही अहम हिस्से पर गहराई से बात करेंगे। अच्छा, फंक की किताब, हाँ, काफ़ी चर्चित है वो। हाँ जी। हम सीधे इसके भाग 3 पर फोकस करेंगे, जिसका टाइटल है एक नई उम्मीद। ये हिस्सा मोटापे को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है, मतलब कैलोरी पर नहीं, हार्मोन्स पर बेस्ड। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी बदलाव है सोच में। ये उन पुरानी धारणाओं को चैलेंज करता है कि भाई सब कैलोरी बराबर हैं या फैट स्टोरेज बस यूं ही होता रहता है। फंक का तर्क है कि मोटापा फंडामेंटली एक हार्मोनल इशू है, हार्मोन्स का असंतुलन। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 3 के पहले अध्याय से, जो है अध्याय 6, और इसका नाम भी यही है, एक नई उम्मीद। ये एक तरह से स्टेज सेट करता है ना। हाँ, ये एक नया फ्रेमवर्क देता है। ये समझाता है कि क्यों हार्मोन्स और उसमें भी खास तौर पर इंसुलिन मोटापे की पूरी कहानी में सेंट्रल रोल निभाते हैं। ये उस नींव की तरह है जिस पर आगे के तर्क टिके हैं। अच्छा, तो फिर आता है अध्याय 7, जिसका टाइटल ही है इंसुलिन। इस पर जरा विस्तार से बात करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। देखिए, ज्यादातर लोग इंसुलिन को सिर्फ ब्लड शुगर रेगुलेशन से जोड़ते हैं ना, डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फंग यहाँ जोर देते हैं कि इंसुलिन इससे कहीं ज्यादा है। ये बॉडी का प्राइमरी फैट स्टोरेज हार्मोन है। मतलब जब इंसुलिन का लेवल ऊपर जाता है तो ये शरीर को सिग्नल देता है कि भाई अभी ऊर्जा जलाने का नहीं, जमा करने का टाइम है। जमा करने का मतलब फैट के रूप में? हाँ, मुख्य रूप से फैट के रूप में। और ये कोई थ्योरी नहीं है। किताब में डायबिटीज के मरीजों पर हुई स्टडीज का हवाला दिया गया है, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों। अच्छा, क्या दिखा उन स्टडीज में? उनमें साफ तौर पर दिखा कि जब मरीजों को इंसुलिन दिया गया, चाहे उनकी कैलोरी इंटेक कम ही क्यों ना रही हो, उनका वजन बढ़ा। अरे, मतलब कैलोरी कम भी खा रहे थे फिर भी इंसुलिन लेने से वजन बढ़ गया। एग्जैक्टली। इससे एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कारण और प्रभाव का सीधा संबंध दिखता है। इंसुलिन वजन बढ़ाता है। ये सिर्फ एक कॉरिलेशन नहीं है, ये कॉजेशन है। ऐसा फंक का तर्क है। ये तो काफी बड़ा पॉइंट है। मतलब वजन बढ़ने का एक डायरेक्ट कारण इंसुलिन हो सकता है। हाँ, और इतना ही नहीं, एक और कॉन्सेप्ट है सेट वेट का। ऊंचा इंसुलिन लेवल शरीर के सेट वेट या निर्धारित वजन को भी ऊपर धकेल देता है। सेट वेट, ये क्या होता है? ये एक तरह से शरीर का थर्मोस्टैट जैसा है वजन के लिए। शरीर एक खास वजन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। जब इंसुलिन लगातार हाई रहता है तो ये सेट वेट भी ऊपर चला जाता है। फिर शरीर उस नए बढ़े हुए वजन को डिफेंड करने लगता है। ओहो, मतलब बॉडी खुद ही उस ज्यादा वजन को नॉर्मल मानने लगती है और उसे बनाए रखने के लिए मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगी या भूख बढ़ा देगी। बिल्कुल, यही होता है। और इसीलिए सिर्फ कैलोरी कम करके वजन घटाना इतना मुश्किल हो जाता है और वजन वापस भी आ जाता है, क्योंकि आप शरीर के सेट वेट के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तो इंसुलिन तो मुख्य खिलाड़ी हुआ, लेकिन क्या और भी हार्मोन्स हैं जिनका जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। अगला अध्याय चैप्टर 8 बात करता है कॉर्टिसोल की, यानी स्ट्रेस हार्मोन। अच्छा, स्ट्रेस हार्मोन, उसका वजन से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं, मतलब लंबे समय तक तनाव रहता है या फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। हाँ, ये तो सुना है। और बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल सीधे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। अब जब ब्लड शुगर बढ़ेगा तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्या निकलेगा? इंसुलिन। एग्जैक्टली। तो कॉर्टिसोल इनडायरेक्टली इंसुलिन को बढ़ाता है। और अगर ये लगातार होता रहे, मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस या नींद की कमी बनी रहे, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी योगदान देता है। ओ, तो ये सब जुड़े हुए हैं, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल से शुगर, शुगर से इंसुलिन, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस और वजन बढ़ना। हाँ, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। किताब में कुशिंग सिंड्रोम का उदाहरण भी दिया है, जहाँ शरीर में कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बनता है और उन मरीजों में तेजी से वजन बढ़ता है, खासकर पेट के आसपास। ये दिखाता है कि कॉर्टिसोल का वजन पर कितना डायरेक्ट असर हो सकता है। समझ गई। स्ट्रेस मैनेजमेंट और अच्छी नींद भी जरूरी है मतलब। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ मानसिक सेहत के लिए नहीं, वजन के लिए भी अहम है। ठीक है, इसके बाद आता है अध्याय 9, एटकिंस का हमला। ये लो कार्ब डाइट के बारे में है ना? हाँ, एटकिंस डाइट जो बहुत पॉपुलर हुई थी, किताब इसके इतिहास और प्रभाव पर बात करती है। शुरुआत में ये डाइट क्यों सफल हुई?
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम करने से इंसुलिन का लेवल नीचे आता है। अच्छा, तो ये भी इंसुलिन से ही जुड़ा है। बिल्कुल, कार्ब्स कम तो इंसुलिन कम, तो फैट स्टोरेज का सिग्नल कम, इससे वजन घटता है। तो शुरुआत में ये काम करता है। लेकिन फिर किताब क्या कहती है? किताब ये भी बताती है कि लंबे समय में अक्सर एटकिंस या ऐसी लो कार्ब डाइट का असर कम हो जाता है और लोगों का वजन वापस आ जाता है। ऐसा क्यों? अगर इंसुलिन कम हो रहा है तो? यहाँ फंक का तर्क है कि सिर्फ कार्ब्स कम करना पूरी पहेली का हल नहीं है, शायद कुछ और भी चल रहा है। और ये हमें सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ, ये टर्म बार बार आ रहा है। तो अध्याय 10 इसी पर है, इंसुलिन प्रतिरोध मुख्य खिलाड़ी। ये क्या है असल में? ये शायद इस पूरे भाग का सबसे क्रिटिकल चैप्टर है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीधा मतलब है कि शरीर की कोशिकाएं, खासकर लिवर और मसल सेल्स, इंसुलिन के सिग्नल को ठीक से सुन नहीं रही हैं। वो इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो गई हैं, रेजिस्ट कर रही हैं। मतलब इंसुलिन दरवाजा खटखटा रहा है ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए, पर कोशिकाएं दरवाजा खोल नहीं रही। बिल्कुल सही उपमा है। और जब कोशिकाएं सुनती नहीं तो पैनक्रियास को लगता है कि शायद इंसुलिन कम पड़ रहा है, तो वो और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है ताकि मैसेज किसी तरह पहुंच जाए। ओहो, तो खून में इंसुलिन का लेवल और भी बढ़ जाता है। हाँ, नतीजा होता है हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी खून में इंसुलिन का स्तर लगातार बहुत ऊंचा बना रहता है। और यहीं से वो दुष्चक्र शुरू होता है जिसकी हमने बात की थी। कौन सा दुष्चक्र? ऊंचा इंसुलिन खुद ही रेजिस्टेंस को और बढ़ाता है, और बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस पैंक्रियास को और ज्यादा इंसुलिन बनाने पे मजबूर करता है। तो ये एक नीचे जाने वाली स्पाइरल है। हाई इंसुलिन, ज्यादा रेजिस्टेंस, और भी हाई इंसुलिन और ज्यादा रेजिस्टेंस। बाप रे, ये तो बहुत गड़बड़ सिचुएशन है। और ये होता क्यों है? मतलब ये रेजिस्टेंस डेवलप क्यों होता है? फंक के अनुसार इसका बड़ा कारण है इंसुलिन का लगातार ऊंचा है ना। जब इंसुलिन का लेवल बार बार और लंबे समय तक हाई रहता है तो कोशिकाएं खुद को बचाने के लिए उसके सिग्नल को डाउन रेगुलेट कर देती हैं, मतलब कम सुनने लगती हैं। और इंसुलिन लगातार हाई क्यों रहता है? हमारे खाने पीने के पैटर्न से? हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। किताब इस बात पर इशारा करती है कि हमारा मॉडर्न ईटिंग पैटर्न, जिसमें हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, 3 मुख्य भोजन के अलावा बीच बीच में स्नैक्स लेना, मीठे ड्रिंक्स पीना, ये इंसुलिन को ज्यादातर समय ऊंचा रखता है। अच्छा, मतलब पहले शायद लोग कम बार खाते थे तो इंसुलिन को नीचे आने का ज्यादा मौका मिलता था। बिल्कुल, पारंपरिक रूप से खाने के बीच लंबा गैप होता था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में कुछ नहीं। इससे इंसुलिन का लेवल खाने के बाद बढ़ता था, फिर नीचे आ जाता था। लेकिन अब अगर हम हर 2-3 घंटे में कुछ खा रहे हैं तो इंसुलिन को नीचे आने का वक्त ही नहीं मिलता, वो लगातार हाई जोन में रहता है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब दिन में कई बार हेल्दी स्नैक्स खाना भी शायद प्रॉब्लमैटिक हो सकता है इस नजरिए से। हाँ, अगर वो इंसुलिन को स्पाइक करता है और उसे नीचे नहीं आने देता तो फंक के मॉडल के हिसाब से ये रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है। और किताब ये भी कहती है कि मोटापा समय पर निर्भर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस रातों रात नहीं बनता, ये सालों या दशकों में धीरे धीरे डेवलप होता है। शरीर जितने लंबे समय तक हाई इंसुलिन और रेजिस्टेंस के माहौल में रहता है, ये चक्र उतना ही मजबूत होता जाता है। अच्छा, तो किसी को वजन घटाने में ज्यादा मुश्किल हो रही है तो हो सकता है कि उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा गहरा हो चुका हो। हाँ, ये संभव है। लंबे समय से चला आ रहा मोटापा अक्सर गहरे इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है, जिसे तोड़ना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। इसीलिए ये टाइम डिपेंडेंट है। तो कुल मिलाके इस भाग 3 एक नई उम्मीद से जो सार निकल रहा है वो ये है कि मोटापा सिर्फ कैलोरी का खेल नहीं है, ये मुख्य रूप से एक हार्मोनियल मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस केंद्र में है। क्या खाया ये जरूर मायने रखता है, क्योंकि अलग अलग खाने इंसुलिन को अलग तरह से प्रभावित करते हैं। पर शायद कब खाया, यानी ईटिंग फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग, ये भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। सही कहा, ताकि इंसुलिन को लगातार ऊंचा रहने से रोका जा सके, उसे नीचे आने का मौका मिले। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वजन कम करने और उसे मेंटेन रखने का टिकाऊ तरीका शायद सिर्फ डाइट बदलने में नहीं, बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने और इंसुलिन रेजिस्टेंस के इस चक्र को तोड़ने में है। और इसके लिए शायद खाने के पैटर्न, खाने के समय में बदलाव करना एक अहम रणनीति हो सकती है, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह की बात होती है आजकल। हाँ, ये बिल्कुल फंक के अप्रोच का एक अहम हिस्सा है जिस पे शायद हम आगे बात कर सकते हैं। पर यह सोचना जरूरी है कि क्या सिर्फ क्या खाएं से हटकर कब खाएं पर ध्यान देना ज्यादा प्रभावी हो सकता है, खासकर लंबे समय के लिए। बिल्कुल,
सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सवाल है ये। हाँ जी। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा दी ओबेसिटी कोड के भाग 3 पर। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये हार्मोनल नजरिया समझने में मदद मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज बोलती किताब को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस किताब पर चर्चा सुनना चाहेंगे। हाँ, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।